अरे भाई साहब, कहाँ थे? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। आ जाओ, बहुत लोग नहीं आए अभी तक। कुछ डाउट है फ्रॉम द प्रीवियस क्लास तो पहले पूछना स्टार्ट करो, एल्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने स्टार्ट किया था विद द न्यू चैप्टर। हम लोग अभी सर्विस केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे, बाकी को ज्वाइन करने से एक बार स्टार्ट करेंगे। चलो आगे 23 बहुत नहीं है अभी तक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो डाउट किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, आगे बढ़े। एनी डाउट? नो डाउट? सर वो सेकंड पॉइंट एक और बार बोल देंगे। कौन सा? सर, इट इज द एक्यूमुलेशन मॉलिक्यूलर स्पेसिस ऑन सरफेस। हाँ, बताओ कौन पूछ रहा है? सर ज्योति में। तुम आया था लास्ट क्लास? यस सर, आया था सर। देखो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद न्यू चैप्टर। हमने लास्ट क्लास थोड़ा सा बात किया था इसके बारे में, वो वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर है, जो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, वो चैप्टर का नाम था सरफेस केमिस्ट्री। क्या नाम है चैप्टर का? सरफेस केमिस्ट्री। मैंने पहले बोला कि सरफेस केमिस्ट्री एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहाँ कोई न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा बहुत समझने का चीज है, कुछ चीज याद भी करना पड़ेगा, बट इट्स मोस्टली थ्योरेटिकल चैप्टर। सरफेस केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स है? तो हमारे सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 5 मार्क्स है, कुछ ओनली 5 मार्क्स। ठीक है, 5 से ज्यादा यहाँ से नहीं आता है कोई भी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो 5 मार्क्स यहाँ से मान के चलो सीबीएसई में। ठीक है, और अगर मैं जेडब्ल्यू का बात करूं या मेडिकल का बात करूं तो यहाँ से एक क्वेश्चन या एक भी नहीं आता। ठीक है, मेडिकल के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है, जेडब्ल्यू के अंदर कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो ये नहीं है, बट फिर भी सीखना और जानना तो पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास तुम लोगों को बस एक ही चीज बताया था इस चैप्टर के बारे में। मैंने ये बताया था कि एक टर्म होता है जो हमको इस चैप्टर में समझना है। वो टर्म को क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बताया था मैंने? बताओ, एडजॉर्प्शन बताया। ये एडजॉर्प्शन क्या होता है? तो मैंने बताया था कि किसी भी एक सॉलिड या किसी भी एक लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो या सॉलिड हो, जो सरफेस होता है, वो सरफेस के पास क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है? कि वो अपने सरफेस के ऊपर क्या करेगा? मॉलिक्यूल्स को रिटेन करके रखेगा, एक्युमुलेट करके रखेगा। एंड उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। मैंने ये तुम लोग को लिखाया भी है डेफिनेशन लास्ट क्लास में, वापस से बता दो क्या है। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी सरफेस रखा होगा, कोई भी चीज यहाँ पे रखा होगा, ये सॉलिड से बना है, मान लो सॉलिड सरफेस है। तो हमारे आसपास जो भी मॉलिक्यूल यहाँ पे घूम रहे होंगे, जो भी पार्टिकल यहाँ पे घूम रहे होंगे, उन पार्टिकल को ये सॉलिड क्या करेगा? अपने सरफेस पे क्या करेगा बताओ? एक्युमुलेट करके रख लेगा।
तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एडजॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, देखो एडजॉर्प्शन टर्म तुम लोग के लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, क्योंकि तुम लोग ये टर्म पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। हम लोग हमेशा जब पढ़ते हैं तो हम लोग एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्ब करना और एब्जॉर्ब करने में क्या डिफरेंस है, हम पढ़ते हैं इसके बारे में, है कि नहीं, बताओ तो। हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ मैंने क्या बताया कि सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिटेन करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस के अंदर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, सरफेस में रिटेन नहीं होगा, अंदर चला जाएगा। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मान लो अगर हमको एक टी शर्ट ढूंढना है, एक रुमाल मान लो मेरे पास, टी शर्ट मेरे पास, टी शर्ट को अगर पानी के अंदर डुबा दोगे, एक बाल्टी में पानी है, वहां पे टी शर्ट को डाल दिया, तो जब तुम उस टी शर्ट को पानी से बाहर निकालोगे तो मुझे ये बताना कि क्या सिर्फ टी शर्ट बाहर आएगा कि टी शर्ट के साथ साथ पानी भी बाहर आएगा। बताओ तो मुझे, क्या बाहर आएगा, पानी भी बाहर आएगा। पानी बाहर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, पानी अगर बाहर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि टी शर्ट ने पानी को क्या कर लिया, टी शर्ट ने पानी को अपने सरफेस के अंदर या अपने बॉडी के अंदर क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया बताओ, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन वहीं पे मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था सिलिका जेल का। क्या तुम लोग को याद है एग्जांपल सिलिका जेल वाला, मैंने बताया था कि जब भी कोई तुम है ना, एक बैग खरीदोगे, कोई मोबाइल फोन खरीदोगे, तो उसके पैकेट के अंदर क्या होता है, सिलिका जेल प्रेजेंट होता है। वो सिलिका जेल का काम क्या है, तो सिलिका जेल का काम ये होता है कि उस बैग के अंदर, उस शूज के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर, कार्टून के अंदर जो मॉइस्चर के कारण खराब हो सकता है, उन जगह पे अगर हम एक सिलिका जेल का पैकेट को डाल दें तो वो क्या करेगा, अपने आसपास का जो मॉइस्चर होगा उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एब्जॉर्ब करके अपने सरफेस में क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा। ये टेम्पोररी प्रोसेस होता है, याद रखना। ये जो प्रोसेस है ना, ये टेम्पोररी प्रोसेस होता है। बहुत इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजीली यहाँ पे ये जुड़ भी जाएगा, ये बॉन्ड बना भी लेगा, और उतना ही इजीली ये बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक डाउन भी कर देगा। ठीक है, जितना इजीली बॉन्ड बनाएगा उतना ही इजीली क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक डाउन भी कर देगा। देखो सिंपल ये समझो ना कि किसी भी सरफेस के ऊपर, मान लो मेरे हाथ में सैनिटाइजर है, तो ये मान लो तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन है, मोबाइल का दिखाते, तुमने कभी ये फील किया होगा, ऑब्वियसली किया होगा, कोई डाउट ही नहीं इसके ऊपर। तो मान लो ये मोबाइल मेरे पास है, यहाँ पे ये मोबाइल मेरे पास है, तो कभी तुम क्या करना, इस मोबाइल की स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे ऐसे हाथ लगाओगे ना, तुमको दिखेगा कि ये ऐसे कुछ लगा है यहाँ पे। फील किया कभी तुम लोगों ने ऐसा कि नहीं किया, है ना, लगता है कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है यहाँ पे, कुछ पानी पानी टाइप यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा फील होता है तुम लोग कभी कभी। देखो हमने टच किया तो यहाँ पे ऐसा दाग बन गया, हाथ का एक लाइन यहाँ पे बन गया। तो क्यों बना, क्योंकि ये भी एक क्या है, सरफेस है। अगर मैं इसको रख दूं, इस सरफेस को यहाँ पे रख दूं कहीं पे, तो इसके ऊपर भी क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है वो इसके सरफेस के ऊपर क्या होंगे, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये सरफेस भी क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को करेगा। तो एब्जॉर्प्शन का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी सरफेस अगर अपने आसपास के मॉलिक्यूल को खींच के अपने सरफेस के ऊपर रिटेन कर ले, अपने बॉडी के ऊपर रख ले, है ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वो सिंपल प्रोसेस का नाम होता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। मुझे याद रहेगा कि नहीं? यस सर। तो तुम्हें क्लियर हुआ? यस सर, हो गया सर। चलो तब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब तुम लोग क्या करो, एक एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट करो, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पे। तो लिखो सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, राइट डाउन सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, राइट डाउन एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। इसका एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय सिलिका जेल। जो मैंने पहले ही बताया हुआ है, वापस बता रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय क्या, सिलिका जेल। तो ये पहला एग्जांपल है, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हम लोग उसको करते हैं बहुत बार। मैंने ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के सरफेस पे, गाड़ी का जो विंडशील्ड होता है उसके ऊपर भी क्या होता है, पार्टिकल्स का
जो गैसेस पार्टिकल प्रेजेंट है उनका एब्जॉर्प्शन वहां पे होता है। तो लोग क्या करते हैं कभी कभी उससे बचने के लिए वो अपने लाइक गाड़ी के अंदर विंडशील्ड के सामने क्या करते हैं, सिलिका जेल का पैकेट को छोड़ देते हैं, ताकि जो मॉइस्चर होगा वो शीशा पे एब्जॉर्ब ना होके सिलिका जेल क्या करे, उसको अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करे। ठीक है, चलो तो ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लिखा है नंबर 2 एग्जांपल, राइट नंबर 2 एग्जांपल। नंबर 2 एग्जांपल लिखो, डीकलराइजेशन ऑफ sugar, decolorization of sugar by charcoal surface, decolorization of sugar by charcoal surface। ठीक है, decolorization of sugar by charcoal surface। बाय क्या लिखा, चारकोल, क्लियर सर बाय चारकोल सरफेस, चारकोल बाय चारकोल सरफेस। बाय चारकोल सरफेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बताओगे? देखो तुम लोग ने शुगर, मुझे ये बताओ शुगर का कलर क्या होता है? शुगर का जो कलर होता है, हम लोग घर पे जो शुगर कंज्यूम करते हैं उसका कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ शुगर बनता किससे है? गन्ना से। किससे बनता है? गन्ना। गन्ना, गन्ना क्या है भाई? सर शुगर केन, शुगर केन। शुगर केन, ठीक है ना। किससे बनता? शुगर केन से बनता है। अब क्योंकि शुगर केन से बनता है, तुमने देखा होगा शुगर केन का कलर क्या होता है बताओ? या गन्ना का जो रस होता है उसका कलर कैसा होता है? सर ग्रीन। ग्रीन कलर का होता है। तो कभी यूज होती है, तुम कभी गन्ना को गर्म करोगे तो ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो गुड़ होता है गुड़। तो अगर इससे हम लोग चीनी बनाते हैं तो चीनी सफेद कैसे बन जाता है फिर? अगर ये ग्रीनिश है, गुड़ जो है वो ब्राउन कलर में है, तो चीनी सफेद कैसे बना? तो चीनी के साथ इन लोग क्या करते हैं, मिल में उसको बार बार क्या करते हैं, डीकलराइज करते हैं। क्या करते हैं? डीकलराइज। उन लोग क्या करते हैं, चारकोल सरफेस के अंदर, क्योंकि मैंने बताया था, मैंने लास्ट क्लास में जॉन अब्राहम का एग्जांपल, फेस वॉश वाला एग्जांपल याद है कि नहीं? वो क्या गार्नियर मेंस ब्लैक ना चारकोल ब्लैक कुछ निकलता है, कोई लगाता भी हमारे क्लास में चारकोल ब्लैक, ठीक है। तो चारकोल लगभग क्यों लगाते हैं? मैंने एग्जांपल दिया था, गाँव में लोग आज भी बर्तन क्या करते हैं, चारकोल से साफ करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि चारकोल इज वेरी गुड एब्जॉर्बर। चारकोल बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से किसी भी पार्टिकल को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर सकता है। और यही रीजन भी है कि चारकोल को हम लोग देखना फिल्टर में भी यूज करते हैं। तो देखा है कभी, जो फिल्टर होता है, पत्थर फिल्टर डालते हैं, फिर बालू डालते हैं, वहां पे चारकोल भी डालते हैं, देखा है कभी किसी ने? यस सर, यस है ना? सर। तो क्या चारकोल डालते हैं। तो चारकोल देखा होगा तुम लोगों ने, पक्का देखा होगा, लोग घर पे इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो चारकोल डालने का रीजन क्या है? तो चारकोल डालने का सिंपल रीजन यह है कि जब तुम पानी को डालोगे उस फिल्टर के अंदर, तो पानी के अंदर जो भी पार्टिकल होगा, वो पार्टिकल चारकोल क्या करेगा, अपने सरफेस पे एब्सॉर्ब कर लेगा, जो अनवांटेड पार्टिकल होगा उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये एक सेकंड एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल पे आओ, तुम यहाँ पे लिखो, लिखो एब्जॉर्प्शन ऑफ, राइट डाउन, एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल गैसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल गैसेस, या फिर अनवांटेड गैसेस लिख सकते। एब्जॉर्प्शन ऑफ अनवांटेड और हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल गैसेस बाय, हार्मफुल गैसेस बाय मास्क, बाय मास्क मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड क्या? चारकोल। अब ये क्या चीज है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मास्क बाय एक्टिवेटेड क्या? चारकोल, ठीक है। देखो आजकल की बिकॉज ऑफ कोरोना, अब यहाँ पे बात समझना, ये डिबेटेबल चीज भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लाइक लोग आजकल सब लोग मास्क पहनते हैं। आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले हम लोग पहनते नहीं थे, सब पहनते थे। तुमने देखा होगा कि आज से 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले बस उन लोग ही मास्क को पहनते थे जिनका सीरियसली कोई लंग्स में प्रॉब्लम हो, या कोई दिल्ली में रहता है, वहां पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि वहां मास्क पहनना पड़ता है ना। या तुमने देखा होगा कि हमारे गुवाहाटी में या हम लोग आसाम के अंदर
एयर प्यूरिफायर घर पे यूज नहीं करते, बट अगर तुम किसी सिटी में जाओगे जो बहुत पॉल्यूटेड सिटी है, तो वहां पे देखोगे तो ये बहुत कॉमन है कि घर घर पे लोग क्या करते हैं, एक एयर फिल्टर। देखा है तुम लोगों ने एयर फिल्टर कभी? पता है एयर फिल्टर क्या होता है कि नहीं पता? एयर No, फिल्टर sir. पता है क्या होता है? Yes, माना sir. करो, देखो एयर फिल्टर क्या है, एक मशीन होता है, उसके अंदर क्या होगा, गंदा हवा घुसेगा और साफ हवा निकलेगा। एयर फिल्टर, ठीक है ना, जैसे पानी फिल्टर, एयर फिल्टर। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, एयर फिल्टर लगाते हैं, मास्क पहनते हैं। तो उन लोग जब पहले मास्क पहनते थे, तो उनका जो मास्क होता है ना, वो बना होता है फ्रॉम द एक्टिवेटेड चारकोल। तुम देखना, जो लोग मास्क पहनते हैं वहां पे छोटा होल रहता है, होल। तुमने N95 देखा होगा, एक होल रहता है, देखा कभी? वहां से हवा अंदर बाहर Yes, जाता sir. है Yes, ना? sir. Yes, sir. देखो, बाकी जब मास्क पहनते हैं तो वहां से हवा अंदर बाहर नहीं करेगा, बस वहां से हवा अंदर बाहर करेगा। तो वहां पे क्या लगाते हैं, एक एक्टिवेटेड चारकोल को लगाते हैं वहां पे, वो फिल्टर है। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, इसका क्वालिटी ये है कि जैसे मान लो हवा में, देखो बात समझना, हवा जब हम सांस लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सांस लेने के टाइम पे हमारे नाक के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन एंटर होता है। हमारे नाक के अंदर वो सारा गैस एंटर होगा जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा। अब नाक को थोड़ी पता है कि ये गैस काम का है, ये काम का नहीं है, वो तो लंग्स करेगा ना अंदर जाके, नाक तो सब कुछ ले लेता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जो खराब गैस होता है, जो पॉल्यूटेंट होता है, मेनली जो पॉल्यूटेंट लाइक सल्फेट हो गया, SO4 हो गया, SO2 हो गया, तो जो पॉल्यूटेंट होता है उनका पार्टिकल साइज क्या होता है, बड़ा होता है इन कंपेयर टू हमारा जो नॉर्मल एयर होता है, गैसेस जो होता है। ऑक्सीजन का पार्टिकल साइज छोटा होगा, नाइट्रोजन का पार्टिकल साइज छोटा होगा, लेकिन जो पॉल्यूटेंट है एयर में, उनका पार्टिकल साइज हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तुमने सुना होगा PPM नाम को यूज कर दो, PPM, कि इतना PPM बढ़ गया, उतना PPM बढ़ गया। तो उन लोग वहां पे क्या करेंगे ना, वो चारकोल सरफेस जो होगा, वो क्या करेगा, सारे गैस को जब वो खींचेगा, तो वो अपने सरफेस पे जो बड़ा बड़ा पार्टिकल वाला गैस है, लाइक मान लो SO2 गैस हो गया जो हार्मफुल है, उसको क्या करेगा, अपने सरफेस पे रिटेन कर लेगा, चिपका लेगा। और जो छोटा पार्टिकल वाला गैस है लाइक O2 N2, उनको क्या करेगा, उससे पास होने को दे देगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमने सांस भी ले लिया और हमने गंदा हवा को नहीं लिया, पॉल्यूटेंट को नहीं लिया, साफ हवा क्या हो गया, अंदर आ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. इसका कितना ज्यादा काम होता है, सोचो, है ना? एडजॉर्प्शन प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट, तुम सोच सकते हो कि वो क्या करता है, उसको साफ हवा को अंदर जाने देगा और गंदा हवा को अपने सरफेस पे क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए क्या होता है, वो जो मास्क होता है उनका एक टाइम होता है कि तुम उनको 10 दिन कंटिन्यू यूज नहीं कर सकते। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, मास्क बहुत दिन पहन लेते हैं, तो उनका एक टाइम लिमिट होता है कि इतने दिन पहनोगे तब तक वो फिल्टर काम करेगा, फिल्टर काम करना बंद हो जाएगा। घर पे जो लोग एयर फिल्टर लगाते हैं, तो वहां पे भी ये बोला जाता है कि भाई आपके सिटी में आपका गैस कितना खराब है, आपका हवा कितना खराब है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपको एयर फिल्टर को चेंज करना पड़ेगा। गुवाहाटी में अगर तुम एयर फिल्टर लगाओगे तो मे बी वो एयर फिल्टर 1.5 साल 2 साल चल जाए। दिल्ली में एयर फिल्टर लगाओगे 2 महीने नहीं चले। समझा नहीं है बात मेरा? तो उनका काम क्या होता है, दे एब्सॉर्ब द हार्मफुल गैस, अपने सरफेस पे हार्मफुल गैस को खींच लेते हैं और बाकी गैस को अपने सरफेस से पास होने के लिए दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो शायद यहाँ तक तुम लोग को एक अच्छा खासा आइडिया तो आ गया होगा कि बेसिकली एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता क्या है, किसको बोलते हैं और कैसे काम करता है। अब हमको यहाँ पे देखना है डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है मेनली। तो प्लीज एक यहाँ पे कॉलम बनाओ, ऐसे बनाओ, यहाँ पे लिख देना एडजॉर्प्शन और यहाँ लिखना एब्जॉर्प्शन, ठीक है? एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करोगे, डायग्राम बनाते हैं, पहले फिगर बनाओ। क्या होता है एडजॉर्प्शन? अभी मैंने बताया था कि ये अगर हमारा सरफेस होगा, तो सरफेस के ऊपर क्या बताया था मैंने, सरफेस के ऊपर क्या होगा, पार्टिकल्स रिटेन करेंगे लाइक ये एक्युमुलेशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द सरफेस, इट इज कॉल्ड क्या, एडजॉर्प्शन। बट वहीं पे अगर एब्जॉर्प्शन का बात किया जाए, एब्जॉर्ब होने का बात किया जाए, तो एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या होगा, पार्टिकल्स कहां घुस जाएंगे, तो पार्टिकल अंदर। के अंदर घुस जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये इनका पहला डिफरेंशिएट। दूसरा डिफरेंशिएट क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा सरफेस फेनोमेना है। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सरफेस फेनोमेना। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये होता है बल्क फेनोमेना। क्या होगा, बल्क फेनोमेना।
देखो बल्क फेनोमेना होगा, उसको लिखो पूरा सरफेस फेनोमेना, ठीक है। एडजॉर्प्शन इज सरफेस फेनोमेना, और जो हमारा एब्जॉर्प्शन है उसको बोलते हैं बल्क फेनोमेना। क्लियर, लिखो। ओके, तो तुमको आई थिंक समझ में तो आ गया होगा कि ये डिफरेंस क्या होता है, क्यों बोलते हैं इसको। देखो सरफेस फेनोमेना बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर होता है तो नाम दिया गया सरफेस फेनोमेना। इसको बल्क फेनोमेना क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बल्क में होता है। जब भी एब्जॉर्प्शन होगा बल्क में होगा, एक साथ होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्क फेनोमेना। क्लियर यहाँ तक की डाउट है? No, sir. अब यहाँ पे तीसरा देखना, ये चीज समझना। हम ये बोलेंगे कि रेट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन होता है, लिखते चले जाओ मेरे साथ, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद द टाइम। अब इसका रीजन आगे और क्लियर होता चला जाएगा, बट समझ रहा, डिक्रीजेस विद क्या होगा, टाइम। यानी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा जो एब्जॉर्ब होने का रेट होता है वो कमता चला जाएगा। यानी समझो कि अगर हमने इस रूम पे कोई नया नया सरफेस को रख दिया, मान लो एक चारकोल को रख दिया, तो चारकोल क्या करेगा, बहुत जल्दी जल्दी सब चीज को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा है ना, 5 घंटा के बाद 10 घंटा के बाद, तो वो चारकोल सरफेस का जो एब्जॉर्ब करने का जो टेंडेंसी होगा वो कैसा हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, किसके साथ में, टाइम के साथ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है एब्जॉर्प्शन में क्या होता हो। अब समझो, प्रैक्टिकली समझो कि हमने एक कपड़ा, हमने एक टी शर्ट को पानी में डुबा के छोड़ दिया। अब वो क्या, टी शर्ट जब घुसेगा तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जब बहुत देर छोड़ दोगे तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ऐसा होता है क्या, ना क्या होता है, समझो एक बार। Sir, absorption बढ़ जाता है। बढ़ जाता है क्या, स्टार्टिंग में नहीं बढ़ता है? सेम रहेगा। तो मुझे ये सर बताओ, पहले ये एक अमाउंट में बढ़ जाता है, फिर नहीं बढ़ता। नहीं मुझे ये बताओ, जैसे मान लो कि हमने एक टी शर्ट को पानी में डुबा दिया, तो डुबाने के टाइम पे उसका जो भी उसने जितना एब्जॉर्ब किया होगा, 5 घंटा के बाद क्या वो और पानी एब्जॉर्ब कर लेगा क्या, ऐसा होता है? नो सर, नो सर। अगर अगर ऐसा हुआ होता या अगर ऐसा पॉसिबल होता, तो फिर जब हम कपड़ा धोने के लिए कपड़ा को जब डालते हैं डिटर्जेंट के अंदर, तो कपड़ा निकालने के टाइम पे पानी बचना ही नहीं चाहिए फिर तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म विद द टाइम, है ना। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो यूनिफॉर्म रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ये मत सोचना कि सर ये टाइम से बढ़ेगा घटेगा, कुछ नहीं होगा, इट रिमेन यूनिफॉर्म विद द टाइम। क्लियर, तो लिखो यहाँ पे लिखो, एब्जॉर्प्शन ऑकर्स एट absorption occurs at uniform rate, absorption occurs at uniform rate, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन जब भी होगा यूनिफॉर्म रेट में होगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है तुम लोगों को? Yes, sir. Clear. Clear. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, नेक्स्ट हमारा होगा एग्जांपल। तो यहाँ पे एग्जांपल पे क्या लिखोगे, तो नंबर 4 राइट एन एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल है यहाँ पे H2O प्लस सिलिका। H2O प्लस क्या होगा, सिलिका जल। और यहाँ पे क्या ले लोगे, यहाँ पे ले लो H2O प्लस CaO ले लो, ठीक है। CaO में H2O डालोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा Ca क्या OH2। तो ये यानी कि H2O को हमने कहा डाल दिया, CaO में डाल दिया। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, नहीं ये तो रिएक्शन हो गया ना, इससे अच्छा ये रिएक्शन हो जाएगा। हम यहाँ मिक्सर का बात करेंगे, रिएक्शन का बात नहीं करते। काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं तुम क्या करो, Na2SO4 में Na2SO4 में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को डाल दोगे तो क्या बनाएगा, ये याद है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो ये बन गया, तो ये हमारा एक मिक्सर का एग्जांपल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये हो गया एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन। और ये क्या हो गया हमारा, वाटर को सिलिका जेल में डालोगे तो सिलिका जेल वाटर को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अपने सरफेस पे रिटेन करेगा, रख लेगा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। बोलो क्लियर, कोई डाउट किसी को? नो सर। कुछ है तो बोल लो है।
कुछ नहीं है, लिखो जल्दी से लिखो, उसको आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? Yes, sir. क्या लिखा भाई लोग, क्या हुआ? लिख लिया तुमने? आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लो हम जब सोल्यूशन का बात करते हैं तो सोल्यूशन के अंदर भी दो पार्टिकल होता है। जब बात करते हैं हम लोग जैसे तो इसके अंदर भी क्या है ना कि एब्जॉर्प्शन के अंदर भी दो पार्टिकल होता है, दो चीज होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन अकेला नहीं होता, दो चीज से एब्जॉर्प्शन बनता है। क्या चीज से? तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसको, सर क्या होगा, सुदेशना है क्लास में कि नहीं? सुदेशना, Yes, sir. देखो ये एड्जॉर्प्शन जो होता है ना, एड्जॉर्प्शन के अंदर दो चीज प्रेजेंट, यानी दो चीज से मिलकर एड्जॉर्प्शन होता है। क्या? पहला बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, फिर ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको, एड्सॉर्बेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एड्सॉर्बेंट, ठीक है, बीएटी, एड्सॉर्बेंट। और दूसरा जो हमारे पास इसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो होता है एड्सॉर्बेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एड्सॉर्बेंट। अभी बहुत सारा और टर्म भी है, मैं आगे आऊंगा, बट अभी समझो कि हमारे पास एड्सॉर्प्शन के अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट होता है। क्या कंपोनेंट? पहला होता है एड्सॉर्बेंट और दूसरा क्या होता है? एड्सॉर्बेंट होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझने का ट्राई करते हैं कि एड्सॉर्बेंट क्या होता है और एड्सॉर्बेंट क्या होता है। तो बहुत सिंपल भाषा में मैं तुमको समझाऊं तो एड्सॉर्बेंट का मतलब होता है वो सरफेस, यानी जिस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होगा उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट। जैसे मैंने बताया कि हम अपने घर से जब बाहर निकलेंगे तो घर के बाहर क्या होगा? धूल मिट्टी प्रेजेंट होगा, तो वो धूल मिट्टी भी हमारे चेहरे पे आके क्या होगा? चिपक जाए। तो तुम घर से जब वापस आओगे, स्कूल से वापस आओगे तो देखोगे चेहरा डल हो चुका है। क्या रीजन है उसका? रीजन ये है कि वहां पे तो धूल मिट्टी है, तुम्हारे चेहरे पे क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया, चिपक गया। एब्जॉर्ब नहीं हो गया, ऐसा नहीं कि धूल जो है तुम्हारे स्किन के अंदर घुस गया, घुसेगा नहीं अंदर, बाहर चिपका रहेगा, पानी से लगाओगे साफ हो जाएगा, ठीक। तो जिस सरफेस पे एब्जॉर्प्शन होता है उसको एब्जॉर्बेंट बोलेंगे। और जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल है, जो क्या करेगा, जो पार्टिकल, जो हवा का पार्टिकल, सॉलिड का पार्टिकल, जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर जाके चिपकेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्जॉर्बेंट। बोलो बात में आता है? अगर मैं सर, हाँ सर एक डाउट है हाँ सर। अगर सन रेज जब हमारे शरीर पे लगता है, हमारे बॉडी पे, तब काला हो जाता है ना, तब तो वो मतलब नहीं जाता ना, क्या नहीं समझ टाइम लगता है मतलब। सर सनरेज लगता है ना बॉडी पे। सनरेज? हाँ सर। सनरेज, सनरेज थोड़ी एब्जॉर्ब, वो तो रे है ना, यहाँ पार्टिकल होगा, सन जहाँ पार्टिकल होगा तो सन पार्टिकल। मैं तो बात कर रहा हूँ जो पार्टिकल, हवा का जो पार्टिकल जो हवा में घूम रहा होगा, दैट सॉलिड पार्टिकल। सन का रे कैसे सॉलिड पार्टिकल होगा? समझ में आ रहा है? सन का रे से जो काला हो जाता है वो तो यूवी इसके कारण होता है, इंफ्रारेड के कारण होता है, उससे थोड़ी कोई लिंक है वो, और इसमें कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है ना। यस सर। तो जो सरफेस हमारे पास होगा, ये सरफेस हमारे लिए क्या होगा? इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एड्सॉर्बेंट बोलेंगे इसको। और इसके ऊपर जो चीज यहाँ पे चिपकेगा आगे लाइक दिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेंट। तो इसे लिख लो एक बार, फिर मैं दोनों का डेफिनेशन लिखाता हूँ कि एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एब्सॉर्ब, ये एब्सॉर्ब, ये दोनों क्या होता है बताओ। तो इसे लिखो इसको।
हो गया, बताओ। चलो तो एड्सॉर्बेट के अंदर लिखो, पहले एड्सॉर्बेट में लिखो, एड्सॉर्बेट के अंदर लिखो द सब्सटेंस कॉमा गैसेस और लिक्विड, द सब्सटेंस कॉमा गैसेस और लिक्विड, द सब्सटेंस कॉमा गैसेस और लिक्विड, ठीक है, गैसेस और लिक्विड, गैसेस और लिक्विड which are adsorbed on the surface of, which are adsorbed on the surface of adsorbent, which are adsorbed on the surface of adsorbent will be known as adsorbent, will be known as adsorbent, will be known as क्या, adsorbent. क्लियर? वापस से समझा दो, जो पार्टिकल, क्या रेफरेंस रिपीट करना है? हाँ सर, अच्छे से सुना नहीं। ठीक है, लिखो। द सब्सटेंस कॉमा देके लिखो गैसेस और लिक्विड, द सब्सटेंस गैसेस और लिक्विड which are adsorbed on the surface of, which are adsorbed on the surface of adsorbent, which are adsorbed on the surface of adsorbent is known as adsorbent, is known as क्या, adsorbent, is known as adsorbent. is known as क्या लिखा, adsorbent. क्लियर? क्लियर है? सर सॉलिड नहीं हो सकता क्या? सॉलिड भी हो सकता है बट बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि गैस को ही हम लोग मेनली मानते हैं। कोई सॉलिड किसी सरफेस के ऊपर जाके नहीं चिपकेगा, ठीक है। एक गैस का मॉलिक्यूल चिपक सकता है, लिक्विड का मॉलिक्यूल चिपक सकता है, सॉलिड का मॉलिक्यूल नहीं चिपकेगा, बहुत कम चांस है। सर अगर टाइनी पार्टिकल हो तो? वही बोल रहा हूँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर बहुत टाइनी पार्टिकल हो तो मे भी चिपक सकता है, बहुत टाइनी पार्टिकल, लेकिन वो मे भी वाला कंडीशन है ना। अगर हम बोल देंगे सॉलिड पार्टिकल, तो सॉलिड बोलने के साथ साथ क्या होगा, सारा सॉलिड को माना जाएगा, फिर ये भी माना जाएगा कि ये मार्कर सॉलिड है, तो मार्कर का भी एडसॉर्प्शन हो जाना चाहिए, कि मार्कर अपने आप उड़ते उड़ते यहाँ चिपक जाना चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मार्कर अपने आप यहाँ से उठेगा, उड़ के जाएगा और यहाँ चिपक जाएगा, क्योंकि एडसॉर्प्शन हो रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम लोग सॉलिड को यहाँ पे काउंट नहीं करते। हाँ, बट लेकिन तुम्हारा बात सही है कि अगर बहुत टाइनी पार्टिकल हो जो हवा में उड़ सकता है, उड़ते उड़ते चला गया, देयर इज पॉसिबल। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखो एड्सॉर्बेंट के बारे में लिखो। एड्सॉर्बेंट क्लियर हो गया, एड्सॉर्बेंट लिखते हैं, तो लिखो यहाँ पे एड्सॉर्बेंट के बारे में। द सॉलिड सब्सटेंस the solid substance on the surface, the solid substance on the surface of which the adsorption takes place, the surface of which the adsorption takes place, the surface of which the adsorption takes place is known as adsorbent. तो जो भी solid surface जिसके ऊपर क्या होगा, adsorption process possible है, एडसॉर्प्शन प्रोसेस हो सकता है, उस सॉलिड सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ? उसको बोलेंगे एड्सॉर्बेंट। क्या बोलेंगे उसको? एड्सॉर्बेंट। क्लियर है बात? यस सर। Yes, sir. कुछ एग्जांपल लिख दो यहाँ पे, एग्जांपल लिखो। तो पहला एग्जांपल लिखो एक्टिवेटेड चारकोल, एग्जांपल लिखो, पहला एग्जांपल लिखो एक्टिवेटेड चारकोल, ईसी। मैंने पहले बताया कि एक्टिवेटेड चारकोल मास्क के अंदर यूज होता है, एयर फिल्टर में यूज होता है, बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करने का पावर उसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक्टिवेटेड चारकोल कॉमा लिखो प्लेटिनियम, प्लेटिनियम सरफेस, प्लेटिनियम भी बहुत अच्छा एब्जॉर्ब, वो बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है प्लेटिनियम, ठीक है, पीटी प्लेटिनियम। कॉमा देके लिखो निकल, निकल, सिलिका जेल, स्टार्च एक्सेट्रा, निकल, सिलिका जेल, स्टार्च एक्सेट्रा, स्टार्च एक्सेट्रा। ये कुछ मैंने तुम लोग को एग्जांपल बताया किसका, एड्सॉर्बेंट का, ठीक है। होपफुली ये क्लियर है ना तुम लोगों सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को? बहुत सिंपल।
ये हो गया जो पार्टिकल चिपकेगा, ये हो गया जिस सरफेस पे चिपकेगा, बस इतना ही समझो, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुमको आगे बताऊं उससे पहले मैं तुमको और दो टर्म के बारे में सिखाता हूँ कि और दो टर्म हमारे पास होता है एडजॉर्प्शन के साथ ही, दो टर्म। एक टर्म होता है सॉर्प्शन, क्या बोलते हैं सॉर्प्शन, जैसे लिखते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन का ये SORPTION सॉर्प्शन, ठीक है। देखो सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा एडजॉर्प्शन पढ़ा है ना, एब्जॉर्प्शन पढ़ा, तो ये क्या सॉर्प्शन है, एडी और एबी को हमने यहां से हटा दिया। सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे एडजॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो और दोनों साइमल्टेनियसली हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसा प्रोसेस जहां पे क्या होना चाहिए, एडजॉर्प्शन भी होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए और दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए, तो वैसा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सॉर्प्शन। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना। अब देखो इसका एग्जांपल क्या हो, एग्जांपल इसके बारे में मैं पूछा था जेडब्ल्यू के एग्जाम में कि इसका एग्जांपल क्या हो, तो इसका बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, वो एग्जांपल होगा कॉटन। कॉटन पता है, कॉटन, रुई, कॉटन है ना। तो कॉटन को अगर तुम इंक के बॉटल में डालोगे, तुमने कॉटन को इंक के बॉटल में डाल दिया, तो वो कॉटन पता है क्या करेगा, वो कॉटन वो इंक को अपने सरफेस के ऊपर रिटेन भी करेगा और उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा, दोनों काम करेगा, उसको एब्जॉर्ब भी करेगा, उसको एड्सॉर्ब भी करेगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल होता है सॉर्प्शन का। तो पहले एक लाइन यहां पे लिखो सॉर्प्शन के बारे में, फिर एग्जांपल का बात करें। तो प्लीज राइट डाउन, it is defined as the process, लिखो, it is defined as the process, it is defined as the process it is defined as the process in which both adsorption and adsorption, both absorption and adsorption takes place simultaneously, takes place simultaneously takes place क्या होगा, साइमल्टेनियसली, लिखा, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे दोनों होगा और एक साथ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल लिख दो सॉर्प्शन का, ठीक है। सिंपल एग्जांपल लिखो, स्पॉन्ज डिप्ड इन वाटर, स्पॉन्ज डिप्ड इन वाटर। तो स्पॉन्ज को कभी तुम पानी के अंदर डालोगे ना, तो स्पॉन्ज क्या करेगा, एग्जांपल स्पॉन्ज डिप्ड इन वाटर। तो यहाँ पे स्पॉन्ज क्या करेगा, वाटर को अपने सरफेस के ऊपर रिटेन भी करेगा और वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेगा। तो एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉर्प्शन। क्लियर? ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखो, अब मैं इसके आगे टर्म लगा दूं डी, तो क्या बन जाएगा, डिसऑर्प्शन बन जाएगा। क्या बन गया, डिसऑर्प्शन। अब ये क्या होता है, तो इट इज द ऑपोजिट ऑफ क्या, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का ऑपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑर्प्शन बोलते हैं। यानी किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर पार्टिकल का रिटेन होना अगर एड्सॉर्प्शन है, तो किसी भी सरफेस से पार्टिकल निकल के बाहर भाग जाना क्या कहलाएगा, बताओ, डिसऑर्प्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिसऑर्प्शन। समझ आता है कि नहीं? सर रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो, डिसऑर्प्शन का मतलब होता है इट इज सिंपली ऑपोजिट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये एड्सॉर्प्शन का ऑपोजिट होता है। एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, एड्सॉर्प्शन के अंदर पार्टिकल सरफेस के ऊपर रिटेन करेगा। डिसऑर्प्शन के अंदर क्या होगा, जो पार्टिकल जो सरफेस के ऊपर रिटेन किया था वो सरफेस को छोड़ के भाग जाएगा एंड दे विल गो अवे फ्रॉम द सरफेस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑर्प्शन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डिसऑर्प्शन। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, एक लाइन यहां पे लिख दो, इट इज द, डिसऑर्प्शन में लिखो, इट इज द रिमूवल ऑफ, इट इज द रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब, इट इज द रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब, रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब सब्सटेंस, removal of adsorbed substance from the surface, removal of adsorbed substance from the surface। किसी भी सरफेस के अंदर, सर वंस मोर सर, it is the removal of
It is the removal of adsorbed substance. Removal of adsorbed substance from the surface. From the क्या? Surface. From the surface. Clear? कि नहीं clear है? Yes, clear. बहुत सही। अब देखो यहाँ पे एक बात समझते हैं कि एड्जॉर्प्शन को अब काउंट कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कितना ज्यादा एड्जॉर्प्शन हो रहा है कि कितना कम एड्जॉर्प्शन हो रहा है, वो पता कैसे करेंगे। तो पता करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है। तरीका ये है कि हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट निकालेंगे। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है कि किस हद तक एड्जॉर्प्शन हो सकता है। तो बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ क्या? एड्जॉर्प्शन। इसका मतलब होता है कि एड्जॉर्प्शन कितना होगा, किस हद तक होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो बात समझना कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को लिखते हैं x बाई एम। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? x बाई एम लिखेंगे। बात समझ में आता है? क्या लिखेंगे? x बाई एम लिखेंगे। ठीक है। जहां पे x का मतलब क्या होता है, ये x का मतलब होगा, ये x का मतलब होता है या तुम उसको अमाउंट लिख सकते हो या तुम उसको मास लिख सकते हो। अमाउंट या मास ऑफ क्या? एड्सॉर्बेंट। ठीक है। और ये m का मतलब क्या होगा? द m विल बी कॉल्ड अमाउंट, और मास ऑफ क्या होगा? एड्सॉर्बेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? x बाई एम बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ क्या? एड्सॉर्प्शन। तो अगर मैं तुमसे ये पूछना चाहूं, जनरली मुझे ऐसे बताओ, एक जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछना है मुझे कि तुमको क्या लगता है कि एड्सॉर्प्शन को ज्यादा होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एड्सॉर्बेंट इंपॉर्टेंट है यानी सरफेस इंपॉर्टेंट है कि पार्टिकल इंपॉर्टेंट? वो क्या लगता है कि कौन ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा? मेरा क्वेश्चन समझना। सरफेस। मेरा क्वेश्चन समझो, एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन पूरा होने दो फिर आंसर देना। मेरा क्वेश्चन ये है कि तुमको क्या लगता है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, कि सरफेस अगर ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा? और बताओ। सर सरफेस ज्यादा होगा तो सॉरी, जोर से। सरफेस। 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 और कुछ किसी का? सर पार्टिकल। और कुछ? सब लोग बताओ, सोच के बताओ ना। सरफेस ज्यादा होगा तो तुमको लगता है कि सर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, इस सरफेस ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, यानी अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, कि अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा? क्या जल्दी से बताओ। अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट। अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी ये बोल रहा है सरफेस अगर ज्यादा होगा तो सर ज्यादा चांस है कि एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो। ठीक है, बहुत अच्छा। बाकी लोग बताओ। सर सरफेस। सरफेस ज्यादा, बहुत अच्छा। देखो सही बात है। एक नॉर्मल बच्चा यही सोचेगा कि सर अगर सरफेस को बढ़ा दो तो एड्सॉर्प्शन बढ़ जाए। अब मुझे ये बताओ कि जिस रूम पे तुम बैठे हुए हो ना, उस रूम पे पता सरफेस क्या क्या है? उस रूम पे तुमको जो भी चीज दिख रहा होगा वो सब का सब क्या है? एक सरफेस है। तुम भी क्या हो? सरफेस हो। तुम जिस टेबल में बैठे हो सरफेस है, जिस चेयर में बैठे हो सरफेस है, जिस बेड में हो सरफेस है, वॉल सरफेस है, फ्लोर सरफेस है, सीलिंग सरफेस है, पंखा घूम रहा है वो भी सरफेस है, स्विच बोर्ड है वो भी सरफेस है। तो कम सरफेस है क्या इस रूम के अंदर? बहुत सरफेस। तो सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। अगर मान लो पार्टिकल ही नहीं होगा या पार्टिकल ही कम होगा तो कितना भी ज्यादा सरफेस क्यों ना हो, एड्सॉर्प्शन हो सकता है क्या? बताओ तो मुझे, बोलो। नहीं। नहीं हो सकता है ना। अगर मैं तुमको यूं बोलूं कि चलो एक काम करते हैं, एक ऐसा रूम के अंदर चलते हैं जहां वैक्यूम है, जहां कोई हवा ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो हवा नहीं है तब भी तो वहां पे सरफेस होगा, वॉल होगा, सीलिंग होगा, ग्राउंड, कुछ तो होगा, सरफेस तो होगा। तो वहां पे हवा नहीं है, जब पार्टिकल नहीं है तो सरफेस होने का क्या फायदा? फायदा होगा क्या? बताओ तो। कोई फायदा नहीं होगा। सरफेस का तभी फायदा होगा जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो? ज्यादा हो। तो इस बात को समझना कि हमेशा याद रखना, हम लोग ऐसा समझेंगे इसको, अगर ये x ज्यादा होगा, x का मतलब क्या बताया मैंने? अमाउंट या मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। अगर अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट ज्यादा, सॉरी,
सॉरी हाँ, फोन गिर गया। सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। मुझे लगा क्या हो गया, फोन, सॉरी फोन गिर गया मेरा। ठीक है, मैं क्या बता रहा था बेसिकली, बैठना, मैं क्या बता रहा था? सर एब्जॉर्बेट सर हमारा पार्टिकल चला होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही बोल रहा था, मैंने यही बोला यहाँ पे कि जैसे मान लो x अगर ज्यादा होगा, यानी कि अमाउंट या फिर मास ऑफ एडसॉर्बेट अगर ज्यादा होगा, तो ही हम बोलेंगे कि एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन को ज्यादा होने के लिए द मास या फिर अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट का ज्यादा होना इज मोर इंपॉर्टेंट इन कंपेयर टू सरफेस। अब तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि क्या सरफेस, मान लो कि अगर सर सरफेस ही नहीं होगा तो एडसॉर्प्शन कैसे होगा? और ये भी सही है कि अगर मान लो सरफेस नहीं होगा तो भी तो एडसॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन सरफेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो चाहिए हम लोग को। बिना सरफेस का तो ऑब्वियस सा बात है कैसे एडसॉर्प्शन होगा, लेकिन एडसॉर्बेंट का ज्यादा होना एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन को बढ़ाता है। बोलो, बात समझाया? यस सर। Yes, sir. कोई और किसी का इसमें? नो सर। ले लो। इतना हो गया तो बोलना, ठीक सर हो गया। है? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडसॉर्प्शन। बिठा दो। अब देखो, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ने का मतलब क्या है, अल्टीमेटली एडसॉर्प्शन का बात ही हो रहा है। ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत सोचना कि सर एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन कुछ अलग चीज है और एडसॉर्प्शन कुछ अलग चीज है। अल्टीमेटली अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो एडसॉर्प्शन बढ़ेगा, अगर एडसॉर्प्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना? चलो डालो हेडिंग यहाँ पे लिखो, फैक्टर्स इफेक्टिंग द एडसॉर्प्शन। कौन कौन सा फैक्टर है जो एडसॉर्प्शन को इफेक्ट करता है या कर सकता है? द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडसॉर्प्शन। ये कौन कौन सा फैक्टर है जो एडसॉर्प्शन को इफेक्ट करता है, वो हम लोग पता करें। ठीक है, चलो देखते हैं अभी कौन कौन सा फैक्टर हमारे पास। तो नंबर 1 फैक्टर में आ जाओ। नंबर 1 जो पहला जो फैक्टर हमारे पास, उस फैक्टर का नाम होगा नेचर ऑफ द, क्या नेचर ऑफ द, क्या ले लें, एडसॉर्बेंट ले लें, चल लेते हैं। तो नंबर 1 ले लो, नेचर ऑफ द एडसॉर्बेंट। मैंने क्या बताया था एडसॉर्बेंट के बारे में, क्या होता है बताओ, व्हाट इज एडसॉर्बेंट, बोलो, अरे बोलो ना, क्या हुआ? सर What is पार्टिकल्स। absorbent? नहीं पता? अरे बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? एडसॉर्बेंट क्या है? सर पार्टिकल्स ऑन द सरफेस। हाँ देखो, एडसॉर्बेंट का मतलब मैंने बताया था, तो क्या कंफ्यूजन? एडसॉर्बेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ क्या, पार्टिकल्स। कितना पार्टिकल होगा वही हमारे लिए क्या होगा, एडसॉर्बेंट होगा। तो अब देखो, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट का मतलब क्या है, कैसे पता लगाएंगे नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट के बारे में? अब देखो, ये एक ऐसा चीज है जो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है।
अब नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट कैसा, जैसे मान लो मैं सिंपल भाषा बोलूं कि हाइड्रोजन गैस जो है ना, हाइड्रोजन गैस के सामने अगर तुम प्लेटिनियम रख दोगे ना, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्लेटिनियम की तरफ बहुत इजीली, यानी वो प्लेटिनियम के सरफेस में बहुत इजीली क्या होता है, एड्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन वही हाइड्रोजन के सामने तुम आयरन को रख दोगे ना, तो आयरन सरफेस में वो क्या करेगा, आयरन के सरफेस में क्या करेगा, वो कम एड्सॉर्ब होता है। तो उसका अपना नेचर है, वहां पे मेरा कोई रोल नहीं है। आर गेटिंग द पॉइंट? यानी अगर हाइड्रोजन गैस वाले रूप में, चैम्बर में तुम एक प्लेटिनियम को रख दो, सरफेस को रख दो, और एक तुम यहाँ पे आयरन सरफेस को रख दो, तो वो देखने को मिलेगा कि इक्वल अमाउंट ऑफ प्लेटिनियम, ये हाइड्रोजन गैस होने के बावजूद भी ज्यादा हाइड्रोजन क्या होगा, प्लेटिनियम सरफेस में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ऐसा क्यों होता है? उसका नेचर है ये, देयर इज नो अदर रीजन, ये उसका नेचर है कि वो ऐसा करता है। बोलो, क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, या डायरेक्ट एग्जांपल लिख दो, एग्जांपल में लिखो, एग्जांपल लिखो, द हाइड्रोजन गैस, एग्जांपल लिखो, द हाइड्रोजन गैस is more absorbed, the hydrogen gas is more absorbed, is more absorbed, is more absorbed by the platinum surface, more absorbed by the platinum surface, by the platinum surface, by the platinum surface, then the iron surface, then the iron surface, ठीक है, then the iron surface, then the क्या लिखा, iron surface। बोलो क्लियर है? then the iron surface। सर रिपीट कर देंगे क्या एक बार? ठीक है, मैंने एग्जांपल ये बोला, एग्जांपल लिखो, हाइड्रोजन गैस, एग्जांपल इज हाइड्रोजन गैस is more adsorbed, hydrogen gas is more adsorbed on platinum surface, more adsorbed on platinum surface, more adsorbed on platinum surface than the iron surface, then the iron surface, then the iron surface। लिखा? ठीक है? Yes, sir. तो देखो, इसमें कोई खेल नहीं है, देयर इज नो रीजन, ये प्रैक्टिकल देखा गया कि उसमें एड्सॉर्ब ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ क्या, एड्सॉर्बेंट। सेकंड बात करेंगे एड्सॉर्बेंट का नेचर, यानी सरफेस का नेचर। अभी एड्सॉर्बेंट का नेचर क्या होगा, तो वापस ये भी सेम चीज है, यहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि जो चारकोल होता है, चारकोल जो हार्मफुल गैसेस है, लाइक जो बड़ा गैस है उसको वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और छोटा छोटा गैस को कम एब्जॉर्ब करता है। ऐसा क्यों करता है? तो उसका ये मतलब क्या बोलो, उसका ये हैबिट है, उसका आदत है, ये उसका नेचर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल में लिखो, एक्टिवेटेड चारकोल, राइट डाउन, एक्टिवेटेड चारकोल, activated charcoal, activated charcoal, activated charcoal will absorb more SO2 gas, activated charcoal will absorb more SO2 gas than O2 gas, activated charcoal absorb more SO2 gas than O2 gas, clear? Activated charcoal absorb more SO2 gas than O2 gas। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, ज्यादा SO2 गैस को एब्जॉर्ब करता है इन कंपेयर टू द O2 गैस। ऐसा क्यों करता है, वो उसका नेचर। बोलो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा बात, तीसरा जो हमारे पास है वो होता है सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया का क्या रोल है, ये कैसे काम करता है, बात समझो। सरफेस एरिया, तो मैं पहले तुमको समझाता हूँ फिर बात करेंगे, ठीक है। मान लो एकदम बहुत सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि कहीं पे पानी गिरा हुआ, बहुत कम पानी गिरा हुआ, ठीक है, और हमारे पास एक चौक है, चौक पता है चौक है हमारे। तो वो चौक को अगर ऐसे पानी के ऊपर रखोगे तो चौक ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, कि अगर तुम चौक को पाउडर बना के पानी के ऊपर डाल दोगे तो चौक ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा। बताओ, इसमें कोई साइंस नहीं है, जल्दी। पाउडर No, powder वाला का नहीं सर। हाँ,
पाउडर बना के नहीं कि बना के? सर बना के नहीं, सर पाउडर बना बना के के नहीं मतलब कोटा ये सर डायरेक्टली अगर देंगे तब ज्यादा। डायरेक्टली ऐड करेंगे, ठीक है फाइन, बहुत अच्छा। ओके, ऐसा क्यों लगता है बताओ डायरेक्टली ऐड करने से होगा? अगर पानी का देखो, अगर पानी फैला हुआ है तो उसमें एक चौक ज्यादा बेटर काम करेगा कि चौक का पाउडर बेटर काम करेगा? तो मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए चौक का पाउडर ज्यादा बेटर काम करेगा, है कि नहीं सर मैंने बताओ? करके देखा है इसलिए सर। हाँ? सर मैंने करके देखा है एक से। तो करके सर देखना। ये सर। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, फिर कभी करना था, दिखाना आपको। सर पानी सर ऊपर आ जाता है सर नहीं सॉक्स वही में। बोल रहा हूं ना, वो तुमने कम पानी के लिए किया होगा तो मे भी वैसा दिख सकता है, लेकिन अगर पानी ज्यादा अगर हमारे पास हो तो पाउडर, क्योंकि पाउडर का क्या होगा, पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अल्टीमेटली यहाँ बात किसका हो रहा है, सरफेस एरिया का बात हो रहा है। तो पाउडर का सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। जब वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा। लेकिन अगर एक सिंगल चौक जिसको तुम ऐसे रख दोगे लाइक दिस, तो ये चौक का सरफेस एरिया कम है। पाउडर होता तो मान लीजिए इतना सरफेस कवर कर लिया होता, तो इतना सरफेस अगर कवर करेगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। एक कम सरफेस एरिया कवर करेगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर तुमने किया है तो बहुत अच्छा बात है, मे बी और एक बार करके देखना, क्या पता इस बार तुमको कुछ अलग रिजल्ट मिले। ठीक है, ओके सर। चलो। तो यहाँ पे तुम लोग समझ में आ गया होगा कि सिंपल सा लॉजिक है कि सरफेस एरिया जो होता है वो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सरफेस एरिया को बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो लेकिन से कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, x by m, यानी एक्सटेंट ऑफ क्या, एब्जॉर्प्शन। ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि ये होता है बोल के ना, तुम जब भी कैटलिस्ट को यूज करो, यू नो व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट पता कि नहीं पता? अरे कैटलिस्ट पता है कि नहीं पता भाई तुम लोगों को? नो सर। नो सर, कोचिंग सेंटर पता है। क्या एक कोचिंग सेंटर। कोचिंग? अरे भाई केमिस्ट्री का कैटलिस्ट, कोचिंग सेंटर तो ठीक है, वो तो ठीक है। चलो चलो, मजा आ गया, वाह क्या बात है। अब आगे बताओ, असली में बताओ क्या होता है कैटलिस्ट? रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ, रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। अब देखो एक बात है ना, इस चैप्टर के अंदर हम कैटलिस्ट क्या पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, कभी कभी घटाता भी। दो टाइप का कैटलिस्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पढ़ेंगे उसके बारे में। देखो जिनको नहीं पता कैटलिस्ट के बारे में, मैं बता दूं उनको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पे जो भी हम कन्वर्जन करते हैं, जो भी रिएक्शन लिखते हैं, तुमने देखा होगा बहुत जगह पे हम ऊपर में कैटलिस्ट को यूज करते हैं, पीटी पीटी, करते नहीं करते है ना? तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, तो कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। क्या करना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगा, जैसे मान लो एक रिएक्शन है जिसको कंप्लीट होने के लिए आधा घंटा चाहिए, कितना चाहिए, हाफ एन आवर चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, कैटलिस्ट को डाल दिया रिएक्शन के अंदर। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, वो जो रिएक्शन जिसको होने में आधा घंटा चाहिए था, अब उसको वो क्या कर देगा, कमा के रेट को इतना फास्ट कर देगा, इतना जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कि जो काम आधा घंटा में होना चाहिए था, अब वो काम क्या होगा, 10 मिनट में हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं करता, रिएक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं करेगा। जैसा तुम्हारा रिएक्शन पहले था वैसा ही रिएक्शन होगा। कैटलिस्ट बस आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा और निकल जाएगा, उसका और वहां पे कोई रोल नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? या फिर तुम लोग को और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल समझाऊं ताकि तुम्हारे माइंड पे घुस जाए, ताकि तुम ये ना बोलो नेक्स्ट टाइम कि सर कैटलिस्ट क्या कोचिंग सेंटर है। तो एग्जांपल दे, मान लो मैं ये बोलूं कि तुम लोग को केवी नारंगी से जो तुम लोग का सातगांव की वो जो क्या पत्थर क्यूरी बोलते हैं उसको ना, तुमको अगर केवी नारंगी से पत्थर क्यूरी तक जाना है, मान लो दूर, तो कितना टाइम लगेगा मुझे बताओ? एक एवरेज बच्चा को कितना टाइम लगेगा जो एक्सपर्ट 25-30 मिनट, एवरेज बच्चा? हाँ 25-30 मिनट, 30 मिनट लगेगा। सर 5 मिनट्स। 5 मिनट हर केवी नारंगी से पत्थर क्यूरी पाने में पहुंच जाओगे क्या बात करते? मिक्सा सिखा दूंगा। 20 minutes. सर आधा घंटा। हाँ इतना दौड़ता तुम, क्या बात है? सर 30 मिनट, 30 मिनट। 30 मिनट, हाँ 30 ठीक है, 30 मान लो, 15 मिनट मान लो। अब मुझे ये बताओ
कि जो बच्चा 5 मिनट में पहुंच जाए या फिर ठंडी पहुंच, चल जो भी पहुंच, मुझे बताओ कि तुम्हारे पीछे कुत्ता छोड़ दिया जाए, तुम्हारे पीछे क्या छोड़ दिया जाए, काला कुत्ता छोड़ दिया जाए, लो काला कुत्ता तुम्हारे पीछे, तो तुमको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सर मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। क्यों क्यों? सर अगर आप कुत्ता छोड़ देंगे तो सर बीच में ही रोकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? वो तुम्हें भगाएगा ना, तुमको काट लेगा फिर तुमको। अगर तुम रुक गए तो काट लेगा ना। अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा हो तो तुम कितना फास्ट दौड़ोगे बताओ? बचने के लिए दौड़ना पड़ेगा। यानी कि एक इंसान जिसको आधा घंटा लग रहा था पहुंचने के लिए, उसके पीछे 2 कुत्ता छोड़ दिया जाए तो वो तो जी जान लगाएगा, जितना ताकत है सब लगा देगा। बोलेगा कि आज तो भाई जीना मरना कुत्ता के हाथ में है, तो भागो, है ना, आगे पीछे नहीं, भागो, भागते रहो। तो भागते भागते क्या होगा? फिर पॉसिबल है कि वो इंसान जो आधा घंटा में पहले पहुंच रहा था, अब वो क्या होगा, 10 मिनट के अंदर कहाँ पहुंच जाएगा? अपने जगह पे पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे जो कुत्ता है ना, वो क्या है? दैट इज एन कैटलिस्ट। इसने क्या कर दिया? इसने तुम्हारा दौड़ने का रेट को, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर दिया? बढ़ा दिया। लेकिन कुत्ता तुमको काटेगा नहीं, तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तुम जैसे थे सही सलामत वैसे ही पहुंचोगे, बस तुम्हारा पहुंचने का जो रेट होगा ना वो बढ़ जाएगा। तो यही कैटलिस्ट क्या करता है? काम करता है। ठीक है, तो जब भी हम कैटलिस्ट को यूज करेंगे तो कैटलिस्ट को हमेशा पाउडर के फॉर्म में यूज करना होता है। रीजन इज, पाउडर फॉर्म में होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वो बहुत अच्छा क्या होगा? एब्जॉर्ब करने का ताकत उसका बढ़ेगा। बोलो, बात समझ आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? तो यहाँ पे Yes, sir. लिखो, एक लाइन लिखो यहाँ पे, इसके नीचे देयरफॉर या देयरफॉर नहीं, लिख दो कुछ, लिखो कैटलिस्ट इन पाउडर फॉर्म, कैटलिस्ट इन पाउडर फॉर्म, कैटलिस्ट इन पाउडर फॉर्म, कैटलिस्ट इन पाउडर्ड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म आर बेटर एड्सॉर्बर, आर बेटर क्या होगा? एड्सॉर्बर। ठीक है, तो कैटलिस्ट अगर पाउडर फॉर्म में है तो वो ज्यादा बेटर क्या होगा? एड्सॉर्बर होगा इन कंपेयर टू कैटलिस्ट इन द, इन कंपेयर टू कैटलिस्ट इन द क्या? बोलो, इन कंपेयर टू कैटलिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, Yes, sir. बस मैं तुम लोग को बोलो बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा Yes, sir. है? आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है, नंबर 4 फैक्टर है, उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब ये क्या होता है? व्हाट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस? तो यहाँ पे एक लाइन लिखते फिर बताता हूँ, उसका समझाऊंगा। बोलो, Yes, sir. यहाँ पे लिखो, those gases, write down those gases, those gases, those gases having high critical temperature, those gases having high critical temperature, क्या? those gases having high critical temperature, high critical temperature TC, high critical temperature are more adsorbed, are क्या होगा? more adsorbed, are more adsorbed। जिन भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर जिन गैसों का ज्यादा होगा वो गैस इजीली एब्जॉर्ब होता है, ज्यादा एब्जॉर्ब होता है किसी भी सरफेस के ऊपर। बस समझ आया? Yes, sir. ठीक है ना? तो अब बात यहाँ पे ये है, तुम लोग मुझे ये बताओ कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? पता है किसी को कि नहीं पता? बोलो, अरे बोलो ना, हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना, कुछ तो बोलो ना, मैं समझ लूं कि क्या शांति मतलब कुछ नहीं बोलना मतलब ना होता है, ऐसा कुछ है? ऐसे बोलते हैं ना मूवी में कि कुछ नहीं बोलने का मतलब हाँ होता है। तुम लोग का क्या है? कुछ नहीं बोलने का हाँ है कि ना है? Sir, no. सर जो स्पेसिफिक ना हो, क्या क्या बोल रहे हैं? सर जो मतलब फिक्स ना हो, चेंज होता रहे। कहाँ से दिमाग आता है यहाँ पे? देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बता दो। पहले तुम लोग ये मुझे बताओ कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई गैस है, मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, समझो।
हमारे पास मान लो O2 गैस, क्या गैस है हमारे पास? ऑक्सीजन गैस। अगर ये ऑक्सीजन गैस को मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्या मैं लिक्विड में, मुझे बनाना है O2 का लिक्विड, तो मुझे इस गैस के ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? Pressure. प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तुम लोग इतना सोचना पड़ रहा है ये बोलने के लिए, बाप रे बाप। इसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो क्या में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब बात यह है कि जब भी तुम किसी गैस के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करोगे तो उस टाइम पे टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है? बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। मान लेते हैं कि मैंने बोला कि हमने इस गैस को जब प्रेशराइज किया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तब मान लो मेरा रूम का जो टेम्परेचर था वो कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस था। ये मेरा क्या है? रूम का टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर है? रूम का टेम्परेचर। अब चीज को समझना, दुनिया में हर गैस का ना, दुनिया में हर गैस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो मान लेते हैं कि इस O2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेल्सियस है। कितना होगा बताओ? 75 डिग्री सेल्सियस। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. है ना? इसका टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर है 75 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है ना भाई कि अगर तुम यही ऑक्सीजन को, जिसको तुमने पहले 25 डिग्री में प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, अगर तुम इस O2 को 75 डिग्री में ले जाओ अगर तुम ये ऑक्सीजन को 75 डिग्री में ले जाओ, यानी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर पे ले जाओ, ये क्रिटिकल टेम्परेचर को पार करा दो, उसके बाद तुम कितना भी चाहे प्रेशर अप्लाई कर दो, ये जो गैस है वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। गेटिंग द पॉइंट? यानी क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर, जो टेम्परेचर के पार करने के बाद अब कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तुम चाहे उसके ऊपर कितना भी प्रेशर लगा दो, दैट गैस विल नेवर कन्वर्ट इनटू लिक्विड आफ्टर रीचिंग द क्रिटिकल टेम्परेचर। बोलो क्लियर है? Yes, sir. बोलो क्या हो? बोलो कुछ तो बोलो। Sir, definition. नहीं समझ में आया? Sir, आ गया. समझ में आया ना? वापस बता दूं? मैं ये बोल रहा हूँ कि Sir. क्रिटिकल टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहा जाता है, उस टेम्परेचर को बोला जाता है जिस टेम्परेचर के पार होने के बाद कोई भी गैस अगर अपना क्रिटिकल टेम्परेचर को पार कर जाएगा तो उसके बाद वो गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है? तो हमने क्या बोला कि जिन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, यानी जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है, यानी जो किसी भी प्रेशर में कन्वर्ट हो सकता है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होने का मतलब क्या है कि अच्छा खासा रेंज हमारे पास, बहुत रेंज हमारे पास, बहुत हाई टेम्परेचर तक भी हम उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो गैस इजीली किसी भी सरफेस के ऊपर जाके क्या होगा? एब्सॉर्ब हो जाएगा, चिपक जाएगा। बोलो नहीं समझ आया? Yes, sir. आगे sir. आ गया ना? कंफर्म? अब देखो ये टीसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो क्रिटिकल टेम्परेचर को लिखते हैं टीसी इक्वल टू 8A बाई क्या होता है? 27R इंटू बी। तो ये इसका फॉर्मूला है 8A बाई 27RB, जहां पे ये ए और बी जो हमारे पास है, क्या बोलते हैं पता है? ए और बी को याद करो, स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को पहले। ना तुम लोग का ना वंडरवाल कौन सा? तुम लोग को पता है प्रॉब्लम ये, तुम लोग का प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग जब पढ़ते हो ना मन से नहीं पढ़ते हो, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तुम लोग खाली पढ़ते हो फॉर द सेक ऑफ समथिंग, कि चलो कल एग्जाम है पढ़ लेते, चलो कल कुछ होगा पढ़ लेते। तो ऐसे पढ़ाई करोगे तो क्या ना, ये शॉर्ट टर्म पढ़ाई होता है, ये बिल्कुल नहीं करना है। जब भी कोई काम करोगे दिल को लगा के करो, ऐसे करोगे तुमको याद रहे। मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर पहले भी तुम लोगों को बताया है, जिनको मैंने पहले साल पढ़ाया था उनको मैंने ऐसे समझाया था, आज तुम लोग फिर भूल गए। तो इसका मतलब क्या है कि आज जो मैं इतना गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रहा हूँ कोई फायदा नहीं है। 3 दिन के बाद पूछोगे तो फिर भूल जाओगे तुम लोग। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कम है यहाँ पे। बट सोचो कि तुमने एक मूवी देखा, एक हॉल में जाके मूवी देख के आते हो, तो मूवी तो कैसा भी मूवी हो, उसे कहानी तो पूरा 1 साल क्या 2 साल क्या, अगर मैं पूछूं कि कोई मिल गया मैं जादू कैसे आया था, सब बता देगा कि सर ऐसा आया था, इससे हुआ था, ये हुआ था।
हाँ 3 इडियट में क्या क्या था सब बता देगा, सर ये था वो था ये था, सब याद है, हर लाइन याद है, डायलॉग भी याद है। तो वहां याद है, यहाँ कुछ याद नहीं है, तो ऐसा कैसे बताओ? तो रीजन है कि वहां पे इंटरेस्ट है ना, या नहीं है इंटरेस्ट, यहाँ टीचर पढ़ा रहा ठीक है, क्या करेगा? तो ये तो गड़बड़ चीज है ना, तो दोनों साइड से आना पड़ेगा। हम भी इंटरेस्टिंग करके पढ़ाए और तुम भी इंटरेस्ट देके सुनो, तो मजा आएगा, है कि नहीं? है ना कि नहीं है? चलो तो इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद दो फैक्टर हैं, जिन दो फैक्टर को मैं आगे डिफाइन करूंगा, जब हम लोग एक साथ ये पढ़ेंगे तब डिफाइन करूंगा। इसको लिखो, जल्दी से लिखो। देखो इसके बाद दो फैक्टर हैं, तो मेन फैक्टर को लिख सकते हो, बट जगह मत छोड़ना, इन दोनों फैक्टर को ना अलग से पढ़ो, ठीक? क्योंकि अभी मुझे एडजॉर्प्शन के बाद टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन में जाना है, जहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है और जहाँ पे क्या केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। तो ये दो जो फैक्टर है, पहला फैक्टर है मान लो प्रेशर ऑफ द गैस। तो प्रेशर ऑफ द गैस में सिर्फ एडजॉर्प्शन के लिए डिफाइन नहीं कर सकता। मैं जब पढ़ाऊंगा प्रेशर ऑफ द गैस तो मुझे बताना पड़ेगा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए कैसे काम करेगा और केमिकल एडजॉर्प्शन में कैसे काम करेगा। इन द सेम वे प्रेशर के बाद टेम्परेचर, ये दो चीज, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दो चीज, प्रेशर ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस, मैं तुम लोग को जब केमिकल एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन पढ़ाऊंगा तो ये सब तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो लिख के रखो। कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे? सर हो गया। यस सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। डालो हेडिंग को थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखिए एक बात समझना, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक मेनली एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? देखो जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स का बात करते हैं तो एक फॉर्मूला जो तुमको याद आना चाहिए, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या तुम लोग को? थर्मोडायनेमिक्स एक फॉर्मूला होता है, तो याद है क्या? CV माइनस सी, हाँ वो CV माइनस CP इक्वल टू, क्या फॉर्मूला? सीवी माइनस सीपी। ओके छोड़ो, मुझे ये बता, क्या कभी तुम लोगों ने डेल्टा जी का नाम सुना है क्या? नहीं? यस सर। क्या तुम लोगों ने ये फॉर्मूला कभी देखा था? आज से पहली बार ये ना क्वेश्चन देख रहे हो फॉर्मूला, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सर क्लास देखा था। है हाँ पहली बार देख रहे हो? पहली बार देख रहे हो? नो सर। नहीं देखा कभी वो पहले? देखो बात ठीक है, 11 में 11 जिनको मैंने पढ़ाया यार, उनको तो कितना पढ़ाया मैंने, फिर तुम लोग यही बोल दो, बड़ा शर्म की बात है पता है। मेरे लिए भी डूब मरने का बात है, तुम लोग के लिए तो है ही, बट उससे पहले मुझे डूब जाना चाहिए। मैंने तुम लोग को पढ़ा दिया, इज्जत नहीं रखते, इज्जत ही डुबा दिया। देखो डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम लोग उसको थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन क्यों बोलते हैं, थोड़ा बात समझना, दो तीन चीज समझना, बहुत सिंपल सिंपल चीज समझना। डेल्टा जी क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? डेल्टा जी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है डेल्टा जी का? तुम लोग को पढ़ाना, तुम लोग रेस्पॉन्ड नहीं करो तो बड़ा खराब क्लास एकदम। देखो रिएक्शन दो टाइप का होता है, कोई भी चीज दो टाइप का, या तो स्पॉन्टेनियस होगा या तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस होने का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जो अपने आप हो जाए, जिनको हम लोग इनिशिएट ना करें, वो खुद स्टार्ट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा मान लो सोडियम को हमने केरोसिन से बाहर निकाला, यहाँ पे रख दिया, तो सोडियम में क्या होगा? अपने आप आग लग जाए। तो अपने आप आग क्यों लगा? क्योंकि उसको जलने के लिए रूम टेम्परेचर उसके लिए क्या है? काफी है।
तो वैसा रिएक्शन क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। और जो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो सकता है, जिसको इनिशिएट करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बात समझो कि ये मैंने तुमको पहले सिखाया हुआ है, वापस नहीं बोलूंगा। डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी जब भी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी का मतलब होता है चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है, चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी, ये होता है गिब्स एनर्जी। तो जब भी चेंज इन द गिब्स एनर्जी नेगेटिव होगा, तो समझ जाना कि रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि तुमको क्या लगता है कि एड्सॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी वो अपने आप होगा कि हमको करवाना पड़ता है? Sir, spontaneous. क्या होगा, Spontaneous. स्पॉन्टेनियस होगा। देखो, क्योंकि एड्सॉर्प्शन हम लोग करवाते नहीं है, वो खुद ब खुद हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि एड्सॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो वी कैन से कि एड्सॉर्प्शन इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो इसका मतलब है कि एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। खत्म पहला चीज। ठीक, दूसरा चीज समझो कि डेल्टा एस क्या होगा। डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज इन द एंट्रोपी। क्या होता है मतलब, चेंज इन द एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या, एंट्रोपी का मतलब भी मैंने पहले बहुत पढ़ाया हुआ है, इसको बोलते हैं रैंडमनेस। क्या, रैंडमनेस। बात समझ, डेल्टा जी पॉजिटिव, सॉरी, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा जब रैंडमनेस बढ़ेगा, और डेल्टा एस नेगेटिव होगा जब रैंडमनेस क्या होगा, बोलो बोलो, घटेगा। अब रैंडमनेस बढ़ने का मतलब और घटने का मतलब क्या है, तो एड्सॉर्प्शन से कंपेयर करें। मुझे बताओ कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में तुमको क्या लगता है कि रैंडमनेस बढ़ता है मॉलिक्यूल का कि रैंडमनेस घटता है मॉलिक्यूल का, बता पाओगे? गैसेस मॉलिक्यूल का रैंडमनेस बढ़ता है कि घटता है? घटता है। घटता है। ये हमारा सरफेस है। पहले मॉलिक्यूल इधर उधर भटक रहा था, घूम रहा था, लेकिन जैसे सरफेस आ गया तो सारा मॉलिक्यूल सिजिल होके सिस्टमेटिक वे में अपने घर पे आके बैठ गया। तो रैंडमनेस क्या हो गया इनका, कम हुआ कि नहीं हुआ? रैंडम Yes, sir. होने का मतलब भटक रहा था पहले, भटकना कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, रैंडमनेस कम हो गया। तो क्योंकि इनका रैंडमनेस कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि एड्सॉर्प्शन में डेल्टा एस जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि रैंडमनेस क्या हो रहा है इसका, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीज हो रहा है। अब और एक बात मैं बता दूं कि जब भी किसी भी सरफेस के ऊपर ये पार्टिकल्स लोग जुड़ता है और टूटता है, तो जब भी जुड़ेगा या जब भी टूटेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलता है। तो क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलता है, तो यहाँ पे डेल्टा जी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि एड्सॉर्प्शन जो है ना, इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बताओ, एक्सोथर्मिक क्या होगा, प्रोसेस। तो ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे डेल्टा एच भी क्या होगा, नेगेटिव। तो कंक्लूजन क्या है, डेल्टा जी भी नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव, और डेल्टा एस भी क्या, नेगेटिव है, ऑल नेगेटिव। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 मेडिकल के एग्जाम में, ठीक है, कि ये तुम्हारा जो एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस का वैल्यू क्या होता है, तो ऑल विल बी नेगेटिव। बोलो क्लियर है कि क्लियर है? Clear, sir. क्लियर है सबको? ऐसा Yes, sir. ठीक है, लिखो जल्दी सबको। लिख लो लिख लो लिखो। लिखना हो गया तो बोलना। सर वो डेल्टा एस को ब्रैकेट में वो क्या लिखा है आपने, जो रैंडम है? एंट्रोपी, एंट्रोपी, ई एन टी आर ओ पी वाई, एंट्रोपी। एंट्रोपी होता है रैंडमनेस, ठीक है।
हो गया लिखना? कोई कल तुम लोग का पीटीएम है क्या? कोई बताएगा मुझे कल तुम लोग का पीटीएम है क्या कि नहीं है? यस सर। है ना? कितने बजे पता है? सर 10 बजे शायद। और ये एग्जाम कितना बजे? सर एग्जाम 10 बजे होगा। सॉरी सर। ठीक है चलो, हो गया क्या सबका? जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है चलो, अगर हो गया तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you. थैंक यू। Thank you.